मैं ठंड पा दांगा जिवें मरियम नवाज ने किसानां दी गंदम ना खरीद के ठंड पाई। सच्ची गल कर, उन्हें बेड़ा गर्क कर दिता। हुण मिन्नतां कर रही है मेरे किसान भाइयों, मैं कहती हूँ आप गंदम की बिजाई करें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं क्या अगे उन्होंने ताज तबाया ही, नुकसान नहीं होने दे। बेड़ा गर्क हो गया, गरीबां दा खाना खराब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ आज, इसलिए कि मेरा मुल्क ये कह रहा है कि गंदम ज़्यादा उगाओ और पिछले साल जो गवर्नमेंट ने किसानों के साथ किया है उसके मुताबिक किसान जो है इस मखमसे का शिकार है कि मैं गंदम लगाऊं या ना लगाऊं। तो लिहाजा मैंने सारी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें गंदम ज़रूर लगानी चाहिए। लेकिन ये सवाल कि ज़्यादा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसका इन्हिसार गवर्नमेंट की पॉलिसी पर है। गंदम कैसे लगानी चाहिए, इसके लिए आज मैंने ज़हमत दी है जनाब डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब को। जो लोग गंदम उगाते हैं, जो एग्रीकल्चर साइंसदान हैं, अगर कोई उनमें से कहे कि हम डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब को नहीं जानते, तो मेरा ख़्याल ये है कि उनको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। इसलिए कि डॉक्टर साहब की पूरी ज़िंदगी जो है वो नई वैरायटीज़ और बेहतरीन वैरायटीज़ इवाल्व करने के अंदर अकेले भी और अपनी कमेटी के साथ भी, अपने कुलीग्स के साथ भी ये उसमें मसरूफ़ रहे। और आप हैरान होंगे कि जितनी भी वैरायटीज़ के नाम आप आजकल सुन रहे हैं उनमें इन वन वे और दी अदर डॉक्टर साहब का नाम उसमें शामिल है। मैं दो चार के नाम ले देता हूँ। शहर का नाम आपने सुना होगा, मिल्लत का नाम आपने सुना होगा, अनाज का नाम सुना होगा, शफ़क़ का नाम सुना होगा। फैसलाबाद 2008 आज तक चल रही है, वो उसके अंदर भी डॉक्टर साहब का नाम है। तो मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करता हूँ। शुक्रिया आपकी डॉक्टर साहब, बहुत शफ़क़त है कि आप फैसलाबाद से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। और ये एक चूँकि सदका जारिया वाला काम है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाए। इस वक्त सूरत हाल जो मैंने पहले अर्ज़ की है कि किसान इस मखमसे का शिकार है कि मैं गंदम लगाऊं या ना लगाऊं। आप इस इन हालात के अंदर आपका मशवरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक गंदम लगाने या ना लगाने का ताल्लुक़ है, ये बात ज़रूर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है कि इस वक्त जो किसान है वो दिल बर्दाश्त है, चूँकि उसे पिछले साल जो अपनी गंदम की फसल है उसका जो प्रॉपर जो मुआवजा, उसकी प्रॉपर कीमत नहीं मिली, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्त है। लेकिन जो गंदम लगाना है ये कौमी फरीज़ा है, इसके लगाने के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो फूड सिक्योरिटी है मुल्क की, उसकी बुनियाद है। अयूब खान के दौर में कहत पड़ा तो उस वक़्त जो हशर हुआ हमारा, जिस तरह हमें बाहर से गंदम मांग के लानी पड़ी और जिस तरह हमें जो गंदम देने वाले ममालिक थे उन्होंने रुसवा किया, तो उस हिस्ट्री को, उस तारीख़ को अगर हम ज़हन में दोहराएं तो मेरा तो यही कहना है, बल्कि मेरी ये गुजारिश है अपने किसान भाइयों से कि वो गंदम की फसल को ज़रूर लगाएं। हाँ, ये है कि चूँकि कीमत मुनासिब नहीं मिली और शायद आने वाले साल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो किसान है वो कुछ ऐसे काश्त के तरीके हैं जिनको अपना कर वो अपनी जो गंदम की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि गंदम की पैदावारी लागत है, उसको कम कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा सही फरमाया और मैं डरते डरते आज मैंने कहा कि एक से बेहतर हैं दो, कि आप मेरे साथ होंगे तो मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से मैं अपने भाइयों के सामने मैं रख सकूँगा। आपने हिस्टोरिकली बताया है कि पाकिस्तान में 66 के अंदर कहत पड़ा था, लेकिन आपने खुद भुगता नहीं है।
आपके सामने जो आदमी बैठा है, बचपन में मैं 9th क्लास में था और मैंने भुगता है, मेरे हाथ में राशन कार्ड होता था और लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, और अक्सर ऐसा होता था कि जब हमारी बारी होती थी उस वक्त पता चला कि वो माल ख़त्म हो गया। तो ये असल एक प्रैक्टिकल एक गवाह यहाँ आपके सामने बैठा हुआ है कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि वो हालत कभी हमें देखनी ना पड़े। और इसलिए भी मैं आपकी बात की तायद करता हूँ कि जो हमारा किसान है ये असल कार खैर वाला काम कर रहा है। आप मुझे बताइएगा कि कोई भी किसान हो, किसी भी गांव के अंदर बैठा हुआ हो, जब उसकी गंदम कटती है कितने हिस्सेदार फ्री में आते हैं वहाँ पर, वहाँ काम करने वाले, वहाँ का तिरखान, वहाँ का जुलाया, वहाँ के मौलवी साहब, वहाँ का चौकीदार, ये सब लोग जो हैं वो उसके हिस्सेदार होते हैं। तो लिहाजा मैं एग्री करता हूँ कि किसान को तो ज़रूर लगाना चाहिए। हाँ, अगर वो किसान जब गंदम लगाता है तो वो मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी है उसकी तो वो ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन जो हमारी जो माइक्रो लेवल पे फूड सिक्योरिटी है, गांव की फूड सिक्योरिटी है, वो भी किसान के गंदम लगाने पे ही मुनासिर है। इसलिए हमारे किसान को जो है वो गंदम ज़रूर लगानी चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि मेरे किसान भाई सबसे पहले ये इंश्योर करें, यकीनी बनाएं कि वो बर वक्त गंदम की काश्त करें। 15 नवंबर तक या ज़्यादा से ज़्यादा 20 नवंबर तक वो अपनी गंदम को काश्त कर लें। तरीका ये है कि अगर ज़मीन वत्तर है तो वो जल्द से जल्द गंदम की काश्त करें, और अगर ज़मीन वत्तर नहीं है, उनको ये नज़र आ रहा है कि वो शायद अगर रौनी वगैरह करें तो उस वक्त तक उनकी ज़मीन जो वत्तर ना आए, तो फिर वो खुशक जो है सोइंग का काश्त का तरीका है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। वो खड़े पानी में गंदम का छटा कर सकते हैं, वो रिजिस पे काश्त कर सकते हैं, वो बेड सोइंग कर सकते हैं, जो कि खुशक काश्त के बाद गंदम को पानी दे के वो 10-15 दिन बचा सकते हैं। इसके अलावा जो चावल के बाद काश्त के जिन्होंने गंदम काश्त करनी है, वो जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं जिनमें ज़ीरो टिलेज है, और उन टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए उसको जल्दी काश्त कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो जो अप्रूव वैरायटी है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वैरायटी है, उसकी काश्त करें, क्योंकि उसके काश्त करने से ये फ़ायदा होगा कि गंदम की फसल पे बीमारियों और कीड़ों का हमला कम होगा, और उनके कंट्रोल पे आने वाले जो अजाफ़ी अखराजात हैं उनसे उनकी बचत होगी। अगर यही मेरे ज़िम्मेदार भाई 2 चीज़ों पे अमल कर लें, नंबर 1 वक्त पर काश्त यानी कि 20 नवंबर से पहले काश्त, और दूसरा अप्रूव वैरायटी यानी कि जो गवर्नमेंट की अप्रूव शुदा नई वैरायटीज़ हैं, जो मैं नाम भी ले देता हूँ, जिनमें अकबर है, जिनमें दिलकश है, दूसरी उरूज है, नवाब है, फ़ख्र बकर है, उसके अलावा बकर स्टार है, चैम्पियन है, और दूसरी कई वैराइटीज़ है। बरानी इलाके के लिए M21 है और मरकज़ 19 है, और भी कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की जो अप्रूव वैराइटीज़ है उनकी लिस्ट में मौजूद हैं। उन वैराइटीज़ को लगाएं, पुरानी वैराइटीज़ को और अनअप्रूव वैराइटीज़ को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इंडियन वैराइटीज़ का बड़ा जो है वो उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, पता नहीं को पुर्तगाल की वैराइटीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो मेरे अपनी जो ब्लैक गंदम, काली गंदम की बड़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि इन वैराइटीज़ की तरफ बिल्कुल ना जाएं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारी जो वैराइटीज़ हैं वो हमारे मौसमी हालात के हिसाब से दुनिया की बेहतरीन वैराइटीज़ हैं। हमारी जो वैराइटीज़ हैं, बहुत सी ऐसी हमारी वैराइटीज़ हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब जो नाम पैदा किया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इनकलाब की। हमारी पुरानी वैरायटी है इनकलाब, उसके जो गंदम का बैनुल अक़वामी इदारा है सिमट, जो मैक्सिको में वाक़ है, जहाँ मुझे भी 1 साल काम करने का मौका मिला, तो उस अदारे ने उसके जो है डेरिवेटिव्स बना के उस क्रॉसिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में तकसीम किए थे, क्योंकि उसका जो एक निज़ाम था बीमारी को के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, वो इंतहाई यूनिक किस्म का था, जो कि स्लो रस्टिंग टाइप था, जिसमें बीमारी को वो बढ़ने नहीं देती थी। बीमारी आती थी लेकिन बढ़ने नहीं देती थी। वो उस तरह का मटीरियल फिर पूरी दुनिया में था वो अडॉप्ट कर भेजा गया, और एक जो सिमट है उसने एक नए तरीके की जो है वो उसको इस वैरायटी को इस्तेमाल करते हुए एक नया जो रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म है वो दूसरी वैराइटीज़ में किया। हमारी सहर ने बहुत नाम कमाया, 60% एरिया पे लगी और वो दूसरे मुल्कों में भी लगती रही। इसी तरह हमारी बहुत सी ऐसी वैराइटीज़ हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। तो हमारे मौसमी हालात के लिहाज से हम जो वैराइटीज़ तैयार करते हैं, हमें पता होता है कि हमारे मौसमी हालात में हमारी कौन सी वैराइटीज़ जो हैं वो किस तरह का जो मटीरियल है वो अच्छी पैदावार दे सकता है।
तो मेरे भाइयों में मुझे मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो आपको महंगे महंगे बीज बेचते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, आप बराए मेहरबानी इनके झांसे में ना आएँ, अपने साइंसदानों की तैयार करदा वैराइटीज़ को भी काश्त करें और इंशाल्लाह आपको उससे किसी किस्म की जो है वो आपका नुकसान नहीं होगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये एक पॉइंट है जो आपने बड़ा क्लियर किया और उसमें एक लफ्ज़ आया आपका सोशल मीडिया का। अब उसमें मैं खुद भी पढ़ता रहा हूँ ये और मैं अपडेट रहता हूँ। उसमें ये बताया गया कि 170 मन भी पैदावार आती है और 120 मन भी आती है और 150 मन भी आती है, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं बताता कि पूरे साल की फसल है। जी बिल्कुल, ये आपकी 5 महीने की फसल है। बिल्कुल सही बात। मगर अगर इतना ही टाइम आपकी फसल को दिया जाए और आपके पास कोई और चीज़ लगाने वाली ना हो तो फिर आपकी पैदावार भी उतनी होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल एक और चीज़ आ रही है और वो ये उन लोगों की तरफ से आ रही है जिन्होंने ना खुद इंशाल्लाह काम करना है ना किसी को करने देना है। वो ये है कि ज़िम्मेदार भाइयों, अप्रूव वैरायटी का बीज लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर का बीज जो है साफ़ सुथरा करके लगा लें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर बेहतर तो ये है कि वो अप्रूव वैराइटी का बीज लें। अगर उनके घर में अप्रूव वैराइटी का बीज पड़ा हुआ है इन वैराइटीज़ का और उनको यकीन है कि ये साफ़ है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, उसको साफ़ करके लगा लें तो गुजारा हो सकता है। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हाँ, तो इससे उनकी जो लॉस ऑफ प्रोडक्शन का थोड़ी सी मामला अप्रूव्ड वैरायटी का है। अप्रूव वैराइटी का मामला मतलब ऐसे ही दाएं बाएं से पकड़ के सिर्फ इस बुनियाद पर कि पिछले साल किसानों के साथ हाथ हो गया तो लिहाजा हम इंतकाम लें। मतलब भाई इंतकाम तो मैं वो लूँगा उस वक्त होगा मेरे साथ ले, कुदरत मेरे से इंतकाम लेगी जब मेरी पैदावार जो है वो कम आएगी और मैंने किसी सूरत में अपनी पैदावार कम नहीं होने देनी। अब मुझे बताइएगा, एक आपने मुझे बताया है कि मैं टाइम पर लगाऊं और वो आपने विंडो दी है 15 नवंबर से 25 नवंबर के दरमियान में। जी, एम आई राइट? या 20 नवंबर? 20 नवंबर तक चलो ठीक है 25 तक चले जाएं। 15-25। दूसरी बात आपने बताई है कि दाएं बाएं से बीज अननोन, जिसे कहते हैं ना जिसके माँ बाप का पता ना हो, बिल्कुल सही बात, मतलब लावारिस वैरायटी, लावारिस वैरायटी वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी मिले, अगर आपके घर की हो इट इज़ गुड, लेकिन हो अप्रूव्ड वैरायटी। अप्रूव वैरायटी। और पिछले साल ये अकबर 19 और नवाब जो है उनकी पैदावार बड़ी अच्छी रही है। आप कुछ और वैरायटियों के नाम ले सकते हैं जो मेरा किसान जो है उनको प्रेफर कर सके? दिलकश है, अरूज है और फ़ख्र बकर है, उसके अलावा बकर स्टार है, M21 है बरानी एरिए के लिए और मरकज़ है बरानी एरिए के लिए, पाकिस्तान 13 है बरानी एरिए के लिए। वजह उसकी है कि आपका 20 वैरायटीज़ को इवॉल्व करने के अंदर आपका एक रोल है और माशाल्लाह आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर अवार्ड भी मिला है। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी का मुकाम है कि जो हम काम नहीं कर सके वो हमारे बाद आने वालों ने काम करके दिखाया है, तो आई एम प्राउड ऑफ़ यू। अब मुझे आप बताइएगा कि ये एक पोर्शन है जो हालात का मुकाबला करने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कि मैं वक्त पर लगाऊं, और नंबर 2 मैं अप्रूव्ड वैरायटी का जो भी आपने नाम बताए हैं इनमें से जो मुझे आसानी से मिल सकती है, जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। पहली भी लागत की है, आपने बता दिया। प्लांटिंग टाइम मेरे हाथ में है, उसमें किसी लागत का दखल नहीं है। अब तीसरी लागत जो बड़ी है वो खादों की है। उसके बारे में आप क्या सिफारिश करेंगे कि मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर खादों की क्या हमें स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए? हाँ बस आप सिंपल सी बात है, अगर जो हम उसकी जो साइड ड्रेसिंग करें ना, बजाई के वक्त ड्रिल से काश्त करें और उसके साथ ड्रिल के साथ ही जो उसकी खाद है उसकी भी साथ साथ वो साइड ड्रेसिंग हो, उससे खाद की 50% जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है। तो बजाई के वक्त जो खाद डालनी है ज़मींदार ने, जिसमें आधी डोज यूरिया की है और DAP की है, तो वो उसको उसके साथ ही साइड ड्रेसिंग कर दे, तो इससे 50% जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब 50% हाँ, किसान की लागत कम हो जाएगी। जब जहाँ उसने 1.5-2 बोरी डालनी है तो वो 1 बोरी साइड, इंडिया में यही हो रहा है, वो साइड ड्रेसिंग कर रहे हैं, मशीन मैकनाइज तरीके से उसकी सोइंग करते हैं, तो इससे जो है उसकी जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये जो पाकिस्तान में ड्रिल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग ज़ीरो टिलेज ड्रिल भी है, इसमें वो सिस्टम लगा हुआ नहीं है? बिल्कुल सब में लगा हुआ। इसका मतलब यह है कि मुझे ड्रिल्स मेरे ख्याल में तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा गांव हो जहाँ ये ड्रिल अवेलेबल ना हो। आप ये फरमाना चाहते हैं कि छट्टे से खाद नहीं छट्टे से, हाँ, छट्टे से ना खाद डाले ना सोइंग करे, न सोइंग करें, लाइन सोइंग करें
मैं बीज भी बर्बाद कर रहा हूँ जी। मैं खाद को भी ज़ाय कर रहा हूँ। इससे बीज भी जो है आपका, अगर आप 10 किलो कम डाल देंगे ना, ड्रिल से काश करेंगे, तो इससे एक तो आपकी बीज की भी बचत होगी, खाद की भी बचत होगी, 50% खाद की बचत होगी, 20% के करीब आपकी जो बीज की बचत होगी। तो ये तरीके हैं, अगर हम रिकमेंडेड तरीके अडॉप्ट करें, उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम आ जाती है। अच्छा सर, ये एक बात है इसके अंदर कि मेरी 1 एकड़ से पैदावार आ रही है 30 मन, दूसरे एकड़ से आ रही है 45 मन, और मेरे ही किसी और एकड़ से आ रही है 65 मन। मुझे आप से जो सवाल पूछना है वो ये है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मेरी घटती जाएगी, जो पैदावार बढ़ती जाएगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती जाएगी। आपके चूँकि माशाल्लाह ज़िंदगी आपकी इसी फील्ड में गुजरी है और हर साल आदमी सीखता है। अगर कोई आदमी ये समझे कि जुनैद बगदादी के बाद इल्म मेरे अंदर ही है, इसका मतलब ये है कि फिर तो इल्म की मौत है। जी। तो ये सीखने का अमल तो महज से लेकर लहद तक चलता है। आप मेरे नाजरीन को 4 या 5 पॉइंट्स बताएंगे कि अब हम वो बात कर चुके हैं, अब हम ये बात करना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों की तरफ मैं ध्यान दूँ तो मेरी फसल भी महफूज होगी और मेरी पैदावार भी ज़्यादा होगी। एक बात साहब ये है कि अगर किसी किसान ने कुछ एरिया कम करना है वीट का, तो अपने उन खेतों पे ना लगाए जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ उसको पता है कि इसकी पैदावार कम आएगी। बल्कि हमारे अगर पंजाब की हम जियोग्राफी देखें तो हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पैदावार कम आती है, जहाँ सैंडीज वसाइल है, उसको पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है, जो कि आजकल आपको पता है पानी भी बहुत महंगा है, बिजली के और डीज़ल के जो कीमतें हैं वो कहाँ तक हैं। इससे उसको जो मेरा ज़मींदार है उसको बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत ही सैंडी सॉइल्स हैं और उसमें 9-9, 10-10 पानी तक हमारा जो काश्तकार है वो लगाता है। तो अगर ऐसी ज़मीनों पे या अपने ऐसे खेतों पे जहाँ पे उसको ये डर है कि यहाँ से कम पैदावार होगी, वो कमज़ोर हैं, तो उन खेतों पे या उन ज़मीनों पे वो गंदम की बजाय दूसरी फसलें जो है दालें हैं या तेलदार अजनास हैं, सरसों वगैरह वो लगा ले, क्योंकि उनकी जो ज़रूरत है खुराक की और पानी की वो वीट की निस्बत गंदम की निस्बत कम है। वैसे जो कुछ थोड़ा सा वो ऐसा जो एरिया है उससे वो थोड़ा सा इज्तनाब कर ले गंदम लगाने के, अच्छी ज़मीनों पे गंदम लगाए जो बेहतरीन ज़मीन है। मतलब मेरे पास अगर 25 एकड़ है उसमें 2-4 एकड़ ऐसे हो सकते हैं जो कि ज़्यादा फर्टाइल ना हो, जिसमें कलर का प्रॉब्लम हो सकता है, और जो कलर से फैक्ट्री उन पर जौ जो है वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जौ में अल्लाह ने ये खसूसियत दी हुई है कि वो कलर को जो है कल्लाठेपन को वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। जो जहाँ ज़्यादा पानी की रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पे दालें चने हैं, सरसों है, तो ये फसलें मेरा काश्तकार लगा सकता है। तो ये है कि जो हम सारी लुबे लुबाब जो हासिल कलाम है हमारी बहस का वो यही है कि गंदम ज़रूर लगाएं। अगर आपने कुछ एरिया कम करना है तो आप उन खेतों पे ना लगाएं या उन इलाकों में ना लगाएं जहाँ पे गंदम की पैदावार कम आती है, वहाँ आप दूसरी फसलों से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि इससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। नाज़रीन, एक बात आज के प्रोग्राम के अंदर आपने सुनी है कि हमें जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं हो जाता, तो जिसे पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है गंदम, लेकिन हमें उतनी गंदम ज़रूर लगानी चाहिए कि जो डॉक्टर साहब के फरमान के मुताबिक, कि जिनके बारे में मशहूर है, मुझे भी पता है, मेरे बाप को भी पता था, मेरे दादा को भी पता है, ये मेरी ज़मीनें या मेरे एकड़ टॉप के हैं जहाँ मेरी पैदावार ज़्यादा आनी है, तो मैं उस पर फोकस करूँ और दूसरी चीज़ों के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस हैं, चना है, बारले है, जौ है, हमारे पास चारा जात हैं, हमारे पास दालें हैं, तो हमें वो फसलें जो हैं वो लगाकर अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। मेरी छठी इसी ये कह रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरी का ऐलान होने वाला है। वजह उसकी ये है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का 1 महीने पहले का बयान मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसान माफिया के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगी। लेकिन पिछले 1 हफ़्ते से जो उन्होंने देखा है कि तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर को, पटवारियों को कहा है कि आप मोटिवेट करें फार्मर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं, और वहाँ पर जो उन लोगों का असर हुआ है, उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि सीएम पंजाब हाफिजाबाद गई हैं, आज काला शकाकू में गई हैं, और पता चला है कि ऑल ऑफ ए सडन उनको पता चला कि ये किसान तो बहुत काम की चीज़ है और उसको महंगे ट्रैक्टर भी देने चाहिए, उसको लेज़र लेवलर भी देने चाहिए, उसको और इम्प्लीमेंट्स भी देने चाहिए। सुपर सीडर का आज 1000 का उन्होंने ऐलान किया है।
तो मुझे शो करता है, ये बात शो करती है कि अब उनको पता चलने लगा है कि वो जो मशवरे देने वाले जो हैं, वो मशवरे देने वाले उनको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे थे। और मेरा ज़हन ये कह रहा है कि आने वाले वक्तों में गंदम की कीमत का ताजुन होगा। वबा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।